हम सभी स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करते करते अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो मतलब कि स्वास्थ्य के कुछ नियम हैं जिन पर चलने पर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज के 8वें सेशन में हम उन नियमों के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में इसी में ही जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम फूड सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे कि अगर हम बीमार हैं तो फूड सप्लीमेंट्स क्या है, उस समय कौन से फूड हमें लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए। और उसके पहले स्वास्थ्य के नियमों को हम समझेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर रोग की कहानी नहीं है, यहाँ पर केवल स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना है। जो स्वस्थ हैं वो भी अगर इसको समझते हैं तो उनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता चला जाता है, लेकिन जो अभी रोग में फंसे हुए हैं वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो उनको रोगों से निजात मिलता है। तो सबसे पहली इसमें बात या पॉइंट है कि कब खाएं कब ना खाएं। ऐसे सुन के लगता है कितनी साधारण सी बात बोली है, कब खाएं, तो उसमें आता है भूख लगने पर खाएं। अरे ये बात तो ठीक है कि भूख लगने पर ही खाएं, लेकिन एक्चुअल में भूख क्या है ये आज के लोगों को नहीं पता है। भूख की पहचान कैसे होती है वो भी नहीं पता है। खाना आता है, समय आता है, क्रेविंग या कैसे भी हम खाते रहते हैं, यही तो नियमों का उल्लंघन है। तो भूख की पहचान के लिए आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने हमें 4 प्रकार की डकार के बारे में बताया है, जिसमें से 2 डकार का अनुभव तो आज के प्राणी को है, आज के मानव को है, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण डकार हैं उनके बारे में नहीं मालूम है। तो सबसे पहली डकार आती है भूख डकार। इसका इजाद शर्मा जी ने ही किया था। ये स्वास्थ्य की अवस्था में ही सिर्फ आ सकती है, जो रोगी हैं उनको इस डकार का अनुभव नहीं होगा। तो पहली डकार है भूख डकार। भूख डकार का क्या मतलब है ये हमें जानना है। इसका मतलब जब खाना खाकर कई घंटे बीत जाते हैं, जैसे मॉर्निंग के समय में जब हम उठते हैं या शाम के समय खाना खा के 5-7 घंटे हो जाते हैं, तो शरीर का तो अपना अलार्म है, उसी को पहचानना ही नेचर है या नेचर क्योर है। हा? तो मॉर्निंग के टाइम में जैसा ही जब भी हम उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आधे घंटे के अंदर में अंदर से एक डकार सी, हल्की सी डकार आती है। उसमें किसी तरीके का कोई खाने का स्वाद नहीं होता है, ब्लैंक डकार होती है। और क्योंकि वो ये इंडिकेट करती है कि रात भर का काम करके आमाशय ये इंडिकेट करता है कि अभी अभी मैं रात भर पाचन का कार्य करके अभी अभी फुर्सत में आया हूँ। तो अंदर कुछ हवा सी रह जाती है, वही हवा बाहर आती है। भूख डकार, खाली डकार, उसमें उसको इस तरीके के नाम से जाना जाता है। तो वो डकार यही शो करती है कि हमारा आमाशय अभी अभी रेस्ट के लिए सिकुड़ कर बैठा है, सिकुड़ा है। अब इन बातों पर लोग ध्यान नहीं देते, इन नियमों पर नहीं चलते। प्राकृतिक नियम है, ये कुदरती नियम है, शरीर का नियम है। शरीर को भी वर्क एंड रेस्ट दोनों चाहिए। तो जब अभी अभी आमाशय अगर सिकुड़ कर पेट से खाली हुआ है, सिकुड़ा है, आराम करने बैठा है, और जो शक्ति हमारी है, प्राण शक्ति, वो अब दूसरे कामों में, छोटी आंतों में जाकर, वहां के कामों में या बड़ी आंतों में जाकर काम करने लगी। होता क्या है, सुबह के टाइम में भी या दोपहर के टाइम में भी जब ये जब पेट खाली होता है, डकार तो आती नहीं आज के मानव को, तो कुछ ना कुछ हल्की सी भूख की अनुभूति होती है। उस समय हम गिनते नहीं है, कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेते हैं जो हमारे आमाशय में ही जाता है। वो तो सेम वही बात हुई कि अभी अभी हम ऑफिस से निकले हैं और अभी अभी कॉल आ जाती है, अरे भाई फिर आ जाओ, थोड़ा अभी काम और है, फिर आ जाओ, थोड़ा अभी काम और है। तो आपकी बाहरी स्थिति, मानसिक स्थिति क्या होगी, उसी तरह अंदर की भी कार्यशाला है, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको, उसके नियमों को समझना है। तो ये डकार यही शो करती। इस डकार के आने के बाद भी 2-2.5 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। अगर प्यास लगे थोड़ा पानी ले सकते हैं, लेकिन बिस्किट है, सुबह सुबह कई लोग बोलते हैं 4-5 बजे हमें दवाई खानी है ना, तो कुछ खा के ही खाना होता है, खाली पेट नहीं खाना है। तो अब भूख तो है नहीं, डकार ये वाली भी नहीं आती है, तो कुछ उन्हें पता भी नहीं चलता है, वो मैकेनिकली जीते हैं, तो और भी ज्यादा रोगों की ओर बढ़ते जाते हैं।
हमें तो लोगों को निरोगी होने की बात समझानी है और समझनी भी है। तो ये डकार यही शो करती है कि अभी अभी मैं सिकुड़ा, क्योंकि आज के समय में हमारा आमाशय सिकुड़ ही नहीं पाता है, वो बिल्कुल फैला हुआ, वहां की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल या तो बहुत सिकुड़ गई हैं या फैल ही गई हैं, इलास्टिसिटी इसकी ठीक है नहीं। जब हम प्राकृतिक नियमों को फॉलो करते हैं, खान पान बदलते हैं, है ना, वाइटल एनर्जी को समझते हैं, तो हम फिर से अपने इस खोए हुए स्वास्थ्य को वापस पाते हैं। हमें भूख डकार की अनुभूति होने लग जाती है। तो इस अनुभूति को समझना, ये सुबह और शाम दोनों टाइम हो सकती है, नहीं तो कम से कम सुबह तो होनी ही चाहिए, और तुरंत ही इसके बाद खाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि ये डकार आई है तो थोड़ी देर हम रेस्ट करने दें, अच्छी करारी भूख को जागृत होने दें, फिर जो भी हम भोजन लेंगे, जो भी माने प्राकृतिक ही भोजन, वो हमें आमाशय अपनाएगा, खुशी खुशी अपनाएगा। तो ये तो पहली डकार है। आज इसकी अनुभूति नहीं होती है, इसकी अनुभूति हमें करना है। करना क्या है, मतलब ये अनुभूति होने लगो तो समझो कि आप हेल्थ की ओर काफी प्रमोटिंग वे में हो। अब दूसरी डकार आती है। अब ठीक है, 2.5-3 घंटे हो गए हैं, मान लो मॉर्निंग के समय हमें डकार आई, अब 2.5 घंटे हो गए हैं सुबह से उठ के, तो हम कुछ, उस समय का नियम है कि हम कुछ रसाहार ही लेंगे। वैसे तो रसाहार का मतलब ये नहीं, जो रोगी हैं वो तो रसाहार के रूप में ही ले, लिक्विड ले, नारियल पानी ले, एनीवे जो भी ले, लेकिन जो स्वस्थ हैं, जिनको बाहर जाना है, अपने वर्क प्लेस में जाना है, वो भी प्राकृतिक रूप से जो फल और सब्जियां आती हैं, जैसे आजकल के मौसम में वाकई तरबूज है, तो वो रसाहार भी है और आहार भी है। उसको अगर अच्छी तरीके से हमने ले लिया तो हमारे शरीर को रस भी मिलेगा और जो जरूरत है वो भी संपूर्ति उसकी भी होगी, तो वो आप ले सकते हैं। उस समय भी थोड़ी सी डकार आएगी, उस डकार को आप छोड़े, लेकिन जो पहली डकार जाना भूख डकार, उसके बाद वाले डकार जब हम दोपहर में थोड़ा सेकेंडरी फूड लेते हैं, माने रोटी चावल जिस फूड में होता है, लंच जो लेते हैं, तो उसको लेने में अभी आधा ही पेट भरा होता है और अंदर से एक डकार जागृत हो जाती है, जिसको कहा जाता है तृप्ति डकार। वो ये शो करती है बस यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वो डकार ही आ जाती है थोड़ी जल्दी ही आके, मतलब अपना इंडिकेशन दे देती है। तो अभी तो कुछ कुछ खाने में बचा होता है, तो फिर लगता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम खा सकते हैं, जगह होती है खाने की। कई बार अगर एक आधा कवर बचा है, चलो खा लो, और कई बार मान लो 2-4 और भी बचा है, खा लो, लेकिन ऑल टाइम ये नहीं करना है। उस इंडिकेशन को भी फॉलो करना, वो भी एक नियम है। अगर वो उस डकार को समझकर वहीं पर हम अपने खाने को रोक देते हैं, तो श्योर है वो खाना जो हमने आमाशय को दिया है उस पर अच्छी तरीके से काम करके वो खाना पच जाएगा, और पचेगा तो उससे हमें जो जो चीज चाहिए, है ना, रस, मल और जो भी चीज बननी है, तीनों चीज बनेगी। तो दूसरी डकार तो आमतौर से लोगों को अनुभव होती है, जिसे तृप्ति डकार कहा जाता है, यानी अभी आमाशय की तृप्ति हो चुकी है। तो पहली डकार प्लेन डकार या भूख डकार, और दूसरी डकार आती है जब खाना खाने के बीच में, हाँ, मतलब कि तृप्त आमाशय अपना अलार्म बजा देता है, लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं हुए होते हैं, और यही गलतियां लगातार करते रहने से, इसको अवॉइड करते रहने से, इस डकार का सम्मान न करते रहने से हम तीसरी डकार की ओर प्रमोट होते हैं। वो डकार होती है, वो भी कुछ हद तक कही जा सकती है, माने पूर्ण डकार। पूर्ण डकार की अब तो आमाशय कहता हूं मैं पूर्ण रूप से भर चुका हूँ, अब तो जगह ही नहीं रह गई, अब तो मैं पूर्ण भर चुका हूँ। मतलब इतनी जगह छोड़ी जाती है कि आप और ले सकते हैं, क्योंकि कई बार स्वादिष्ट चीजें होती हैं तो क्रेविंग बस हम खाते रहते हैं। तो वो डकार जो कही जाती है वो पूर्ण डकार, संपूर्ण अभी हो चुका है। कई मानो कई पेटू तो ऐसे हैं उसके बाद भी नहीं रुकते हैं, तब जाकर चौथी डकार आती है। तो चौथी डकार का अनुभव, खान पान अगर गलत है तब भी अनुभूति उसकी होगी, और अगर ज्यादा खा लिया है तो भी अनुभूति होगी। अगर हमारे भोजन में रोटी, दाल, चावल, इस तरीके के सेकेंडरी फूड मात्रा में कुछ अधिक होंगे तो भी हमें वो चौथी डकार आएगी। और अगर अच्छी चीजों को भी, यानी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स या सब्जियों से, इसको भी ज्यादा, कई लोग इसको भी ज्यादा ले लेते हैं, तो भी हमें चौथी डकार की अनुभूति होगी, जो कि हमारे रोग को प्रमोट करेगी, माने खट्टी डकार। खट्टी डकार आमतौर से लोगों को आने लगती है, फिर वो कई तरीके के मिक्सचर वगैरह लेके या कोई और भी प्राकृतिक चीजों को भी, मतलब खाते ही खाते हैं, कुछ भी हो जाए हम
कुछ भी खाएंगे, मान लो हमने अजवाइन भी खा ली कि चलो भाई पेट दर्द हो रहा है अजवाइन खा ली, अब पेट दर्द हो रहा है क्योंकि वो सफर कर रहा है, तो एक कॉमन सी बात है, इसको समझना है कि रेस्ट देना है, पेट की गीली पट्टी लगाना है, मन को शांत रखना है, कुछ भी नहीं देना है। एक ही तो बस सरल सी बात है जो नेचर हमसे डिमांड करता है, भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और काम मत दो और बर्डन मत दो। तो चौथी डकार आने का बिल्कुल मतलब है कि वो खाया हुआ खाना शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। और ये गलतियां बार बार हो रही हैं क्योंकि हम अखाद्य चीजों को ले रहे हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं, भोजन भी कुछ उस तरीके की ही लेते जा रहे हैं, कई बार भी, तो इसकी वजह से वो डकार आने लगती। कई लोगों को तो हमेशा खट्टी ही डकारें आती हैं क्योंकि आमाशय फुल हो जाता है, तो उसमें आमाशय जो अम्लीय रस है वो ऊपर की ओर आने लगते हैं, उसी के द्वारा हार्ट बर्न की बीमारी होती है, तरह तरह की बीमारियों को वो जन्म देती है। तो छोटी सी हमारी गलती, मतलब नियमों से उतर कर चल दिए, चलते चलते नियमों को ही भूल गए, इसी को विकृति कहा गया, माने नेचर की ओर से डीनेचर्ड की ओर हम आ गए। तो नेचर माने केवल खान पान का ही सुधार नहीं है, और भी कई चीजों को समझकर हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। तो ये 4 प्रकार की डकारें हैं। एक है सबसे पहले हमारी भूख डकार, दूसरी डकार है तृप्ति डकार, और तीसरी डकार है पूर्ण डकार, और जो चौथी डकार है खट्टी डकार। तो इन डकारों को तो ये कहा गया कि कब खाएं कब ना खाएं, तो भूख लगने पर खाएं। तो अगर हम सही ढंग से खाएंगे तो हमें भूख की अनुभूति होगी और वो खाना हमारे शरीर का हिस्सा बनेगा। तो पहली बात तो यही हो गई। दूसरा, मन अशांत है, दूसरी पॉइंट इसमें आई। ये तो 4 प्रकार की डकार इस एक पॉइंट में आई थी। अब दूसरी पॉइंट आती है कि जब मन अशांत हो, कई बार परिस्थितियां आती हैं, अचानक की समस्याएं आती हैं, हम नहीं संभाल पाते, हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसी अनुभूति तो बहुतों को है कि जब हम बहुत खुशी से भोजन करते होते हैं, कोई ऐसा समाचार आता है तो हमारे हलक ही सूखने लगता है, मतलब लार ही नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसी अशांति की वातावरण आ जाए, पहले अपने आप को शांत करें, जल पिए, पेट की पट्टी लगाएं, खुली हवा में अपने आप को रखें, है ना, मन को शांत करें, उसके बाद फिर अपने भोजन को करने बैठे। ये भी एक नियम है भोजन करने का, या अपने को स्वास्थ्य की दिशा में बनाए रखने का, है ना। तो ये भी समझना। फिर तीसरी बात आती है कि अगर शरीर में ज्वर हो या बुखार हो या कहीं भी दर्द हो, है, कहीं दर्द ऐसे उठ जाता है या एक्सीडेंट हो गया हो या कोई ऐसी बात आ गई है, तो लोगों को ये लगता है कि तुरंत कुछ दो, वो जाके हील करेगा। बस यही ये भूल जाते हैं, अगर हमने फिर उस समय भी कुछ दे दिया, वो भी वो आमाशय में ही जाएगा। तो जो इमरजेंसी का काम आया या दर्द बना हुआ है वो नहीं हो पाएगा, और सारी फोकस फिर वही आमाशय की चीजों को पचाने में ही लग जाएगी। तो जब दर्द हो तो ऐसी अवस्था में अपने भोजन को न लें, स्किप द फूड, वही पट्टी लगाएं, खुली हवा में रहें, मन को अपनी शांत करें, है ना। तो ये तीसरी बात आ गई। फिर चौथी बात नियमों में आती है कि खाना जो हम मेन खाना लेते हैं उसके बाद थोड़ी सी आराम की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। भगदड़ी में ना खाएं। अगर हम ऑफिस में भी हैं तो भी रिलैक्स करने के लिए आम चेयर पे या कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसे लेट जाएं, हल्का सा टहल लें। कोई सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा हर बातों से अपने आप को अलग करके कुछ कुछ क्षण के लिए जरूर रखें। और घर में है तो आधे घंटे का आराम तो जरूर दें, क्योंकि कोई भी जानवर जब भोजन कर लेता है तो वो फिर कोई भी काम नहीं करता है। तो मानसिक काम हो या शारीरिक काम हो, अपने मेन मील को, प्रिंसिपल मील को लेने के बाद उसको थोड़े आराम की व्यवस्था जरूर बनाएं, है ना। तो अच्छा, ये भी हो गई। अच्छा, बुखार के समय में भी बताया कि नहीं खाना है, तो वो खास समझना है। बच्चों को बुखार हो, बड़ों को बुखार हो, बुखार आ जाए, खाना बिल्कुल नहीं पचेगा, क्योंकि पहले का रखा हुआ जो फूड है हमारे ग्लाइकोजन के रूप में रखा जाता है, रेडीमेड फूड, वही कुछ ज्यादा हो गया, उसको ही जला जला के रेडिएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और हम और ऊर्जा और गर्मी भर रहे हैं। बस कुछ वहां भी नहीं करना है, पट्टी लगाना है, आराम करना है। नेचर की ओर से ज्यादा सरल इलाज और जीवन शैली कुछ हो ही नहीं सकती। मेरा तो ये अनुभव है, इसी आधार पे ही मैं ये बता पा रही हूँ कि कुछ नियमों को जरूर फॉलो करना है। कब खाएं और कब ना खाएं, कब खाएं, भूख लगने पर खाएं, कब ना खाएं, ये 4-5 बातें जो बताई, और भी कुछ बातें आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर की ज्योति है, जैसे जगाएंगे और भी ज्यादा अच्छी बातें आती जाएंगी। तो एक मेन पॉइंट हुआ कब खाएं कब ना खाएं,
ये समझ में आ गया, नियम आ गए समझ में, फिर उस आधार पर अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाएंगे, लाभ की ओर बढ़ते जाएंगे। अब इसमें दूसरी मुख्य पॉइंट आती है, कैसे खाएं। कैसे खाएं ये भी कोई बताने की बात है? चबा चबा कर खाएं। अब चबा चबा कर खाएं। अब आपको मैं आइसक्रीम देती हूँ या दलिया देती हूँ, चिपचिपे पदार्थ, खिचड़ी देते हैं, उसको आप कितना चबाएंगे? तो उसमें चबाने लायक हमको आहार का चयन भी तो करना है ना। अब आपको हम ककड़ी खीरा देते हैं साबुत, वो आप निगल ही नहीं सकते हैं, कंपेल है, यू हैव टू कंपेल टू च्यू, है ना। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करें जिसे कि हम चबा सकें। आमतौर से शिक्षा दी जाती है, अगर आप बीमार हो ना तो फिर आप खिचड़ी दलिया खाओ। हम भी ऐसे ही पहले लेते थे, खिचड़ी दलिया हल्की है, होगी हल्की जरूर, लेकिन एक फॉर्मूला तो पूरा नहीं हुआ, ये नियम तो नहीं हम फॉलो कर पाए, चबा उसको नहीं सकते, कितना चबाएंगे। कई लोग ये भी कह सकते हैं, हमारे तो दांत नहीं है या हम बुजुर्ग हैं तो हमें तो अपने सैलेड वगैरह भी पीस कर या घिस कर ऐसे खाना पड़ता है। तो उनके लिए मेरी यही सलाह होगी कि वो लोग थोड़ा मुंह में रखें, वेल बिगिन हाफ डन, थोड़ा चुबलाएं, मात्रा कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नियमों से नहीं उतरे। थोड़ा नियम को दिमाग में रख के चलेंगे, वो नियम ही आपको सुख देंगे। तो थोड़ा चबा, कैसे खाएं? चबा चबा कर खाएं, उसके लिए सही प्रकार के भोजन का चयन करें। तीसरी बात आती है, दिन में कितनी बार खाएं। कई बार ये भी लोग पूछते हैं कितनी बार खाएं, क्योंकि जो खान पान है वो हमारी बहुत स्वभाव और आदत के ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी को 3 बार खाने की आदत है तो चाहे भूख इतनी ना भी लगी हो, लेकिन उस टाइम पर वो डिमांड होने लगती है, थोड़ी सी डिमांड आती है, क्योंकि जैसा हमने शरीर को ढाला है ना वैसे ही शरीर बन जाता है। तो वहां पर भी शुरू में तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन आगे आते आते क्या होता है कि वही ज्यादा होने लग जाता है, काम का बर्डन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है, हमारी प्राण शक्ति का काम का बर्डन बढ़ जाता है। तो वो फिर थकती है, फटीग होती है, और थकावट ही तो बीमारी है, बीमारी और कुछ नहीं, थकावट है। आप फालतू में बीमारियों का नाम ले लेकर परेशान हैं, छाले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, परेशान नहीं हो, बीमारी की तरफ ज्यादा ध्यान न जाए, स्वास्थ्य के स्तर को किन नियमों पर चलकर शने शने हम बढ़ाते जाएं, और उसमें भी जल्दीबाजी नहीं करना है। हम देखते हैं कि बहुत जल्दीबाजी लोग करते हैं, हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं अच्छा 15 दिन लगेगा, फिर हम कहते हैं महीने लगेंगे, फिर हमको ये भी कहना पड़ता है 3 महीने लगेंगे। अच्छा आप ही बताओ, अगर हम पहले ही बोल दें कि आपको 6 महीने लगेंगे तो आप तो पहले ही भाग जाओगे ना। पर मुझे पता है कि आप किस तरीके से कहाँ आगे तक पहुंचे हुए हो, वापस आने में टाइम तो लगेगा ही। यहाँ पर ये समझदारी रखनी है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो नेचर के हिसाब से आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वही एक शक्ति है जिसको काम ये बनाना है, करना है, और उसको अगर रोज बहुत ज्यादा काम देंगे तो वो थक जाएगी तो आप रोज में बहुत थकावट फील करेंगे। तो इसलिए कुदरत को पता है कि इस प्रोजेक्ट पे मुझे कितना वक्त लगना है, कैसे करना, बस आप सही मटेरियल और सही मना स्थिति रखते जाओ, बस, और कुछ आपको नहीं करना है, करने वाला तो अंदर बैठा है, आप कर भी क्या सकते हो, है ना। तो कैसे खाएं? चबा चबा कर खाएं, कितना खाएं। अब बात आती है दिन में कितनी बार खाएं, है ना, दिन में कितनी बार खाएं, ये वाली बात ही चल रही थी। तो कितनी बार में, एक दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं, तो उसमें आप कितना खा सकते हैं? 5-7 घंटे का आपको अंतर देना है, तो 2 बार ही तो खा सकते हैं। जो एक बार खाए, ये समझ की बात है, समझ कर हमको चलना है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप एक ही बार खाओ, लेकिन कई लोगों की ये धारणा रहती है ना कि रात को भी खाना है, दिन को भी खाना है। 2 बार तो ठीक है, चलो चल सकता है, अपनी एज, अपना स्वास्थ्य, अपना रोग देखते हुए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें एक बार ही खाना पड़ता है, वहां पर भी हम गलतियां करते हैं। दिन में कितनी बार खाएं, अगर एक बार खाए कह दे, और कोई को समझता चलो एक बार ही हम खा लेंगे ना, हमारा ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य जब तक कि उसकी भी गहराई को ना समझे। उसकी गहराई क्या है? कई ऐसे संतों के साथ भी मैंने देखा है कि वो लोग एक ही बार खाते हैं, कहते हैं हम एक ही बार खाते हैं, लेकिन एक बार में ही उनके भक्त लोग ज्यादा चीज लाके देते हैं ना अपने प्यार वश, तो ज्यादा खा लेते हैं, लड्डू भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी। तो ये गलती कभी ना करें, इससे अच्छा है कि आप 2 बार खाएं, एक बार के चक्कर में ना पड़े, 2 बार खाएं, है, थोड़े मील को अपने संभाल के खाएं, थोड़े नियमों पे चल के खाएं, खुशी खुशी खाएं, वो 2 बार भी ठीक है। लेकिन एक बार वाले ज्यादा गलती कर जाते हैं,
क्योंकि उनको लगता है एक ही तो दिन है, ये भी तो खाना है, फल भी खाना है, ये भी, मतलब फल तो चलो 2 बार में खा सकती है, ये तो मेन मील की बात हो रही है जिसमें कि हम कुछ रोटी चावल रखते हैं। फल वल तो जब वो तो 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो तो ले सकते हैं, है ना। तो दिन में कितनी बार खाएं, तो जो आइडियल है वो 2 बार है, 3 बार प्रोहिबिटेड है, और 1 बार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत समझदारी चाहिए, बहुत इंद्रियों का संयम चाहिए, तभी वो 1 बार पे आ सकते। बहुत लोग चलते हैं, है ना। तो उसमें आप रात का मील बहुत हल्का कर दें। दिन का, अगर दिन में ज्यादा काम है तो आप रात का मील प्रिंसिपल बना लें, मेन मील बना लें, क्योंकि जब तक फ्री माइंड से नहीं खाएंगे तो आमाशय उसको ठीक से पचाने में थोड़ा मेहनत उसको करनी पड़ेगी। और अगर दिन में आप घर में रहते हैं, महिलाएं हैं, गृह मंत्री हैं, तो वो दिन में अपना मील अच्छा ले लें और रात को सूप ले लें या फ्रूट ले लें या सैलेड ले लें। इस तरीके से प्रैक्टिकली भी समझते चलें, तो वो ले लेंगे तो हमारे जो डाइजेस्टिव ऑपरेटस है उसको बहुत मेहनत भी नहीं पड़ेगी, और शरीर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बाहर की दुनिया में काम है, ये तो वही जान सकता है जो उसकी गहराई को थोड़ा समझने के लिए प्रयासरत होता है, क्योंकि शरीर हर चीज को बताता है। हम नहीं सुनना चाहते, आज के समय में हमारी अंतः प्रवृत्ति ही नहीं है, मानी सोमैटिक अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस लुप्त हो चुकी है कई, क्योंकि नर्वस सिस्टम को तो हर वक्त रोक दिया जाता है, तो नर्व की ताकत नहीं है, इस वजह से ये बात आगे आ रही है। तो दिन में कितनी बार खाएं, कैसे खाएं, चबा चबा कर खाएं, कितना खाएं। अब कितना खाएं की भी नंबर आता है, कितना खाएं ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक नियम है। कितना खाएं, अरे जितनी भूख है उतना खाएं, उसके लिए डकार तो खैर बताया ही है, लेकिन फिर भी कितना खाएं, उसमें वही बात आती है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो अभी आधा ही पेट भरा होता है, मतलब कि 4 हिस्सा हमारे पेट का है आमाशय का, तो उसमें से 2 हिस्से को अन्न से भरना है। वो भर के भूख डकार के बाद जो दूसरी डकार आती है, तृप्ति डकार, उससे वो अंदाजा लग जाता है ना, क्या सफिशिएंट चला गया है। और जो तीसरा हिस्सा है उसके ऊपर पाचक रस गिरने चाहिए, जो पानी गिरता है, पानी बाहर वाला नहीं, पाचक रस, जो एंजाइम्स वगैरह गिरते हैं उसको गिरने के लिए थोड़ा छोड़ दें। और जो चौथा हिस्सा वो उनको पैरासिटिक एक्टिविटी के लिए, माने कि वो क्रमानुकुंचन के लिए, मसल्स की जो चरण चलता है, पुनः संचरण जो बोलते हैं, उसके लिए छोड़ दें। तो अगर इतनी नियम या संयम या समझदारी आ जाए हमें, तो आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी ने बड़े हमारी क्लासेस ले लेके, हम सबकी, उनकी क्लासेस में भी 4-6 लोग ही होते थे, कई बार जो सैटरडे को वो लेते थे, लेकिन बड़े दिल खोल के बताते थे और हम सब समझते थे। तो इसलिए ये नियमों को समझ में आया और इस पर जीवन चलाते गए तो खुशहाली जागी और स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता गया। और कभी कुछ हो भी जाता है तो पता है, तो जरा सा भी भय नहीं आता, हमें निर्भय होना है। आज निर्भयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिनको पता है ये नेचर क्योर की बातें, नियमों का पता है, सिद्धांतों का पता है, वो भी भटक जाते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जाग जाते हैं कि हम इन नियमों पर चल के भी पूरा लाभ नहीं पा पाते हैं, हमें दूसरों का सहारा भी लेना पड़ सकता है, लेकिन एकदम से सहारे के लिए न दौड़ें। मेरा यही सुझाव है कि छोटी छोटी बातों के लिए आप दूसरों के पास ना जाएं, खुद को पहचानने की कोशिश करें, खुद में अवेयर होने की कोशिश करें, ठहरें, धैर्यता रखें, प्रकृति के ऊपर विश्वास करें, जैसे उन पर विश्वास किया है। चेक करा लें कि कुछ है तो नहीं, चेक करा लें। चेक तो ठीक है, अभी अभी आपने चेक कराया 102 बुखार आया, फिर दूसरी बार आप 4 घंटे बाद चेक कराओगे, हो सकता है कि बुखार कुछ बढ़ जाए या कुछ घट जाए। कोई शरीर तो जीवित है ना, वो तो हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। तो ठहरें, उपाय करें अपने आप से और ठहरें। जब बिल्कुल ही हाथ में नहीं ठहरेगा तब की देखी जाएगी। लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोगों को बहुत ही शंका रहती है, विश्वास नहीं जागता सरल बातों पे, है ना, असहज बातों में वो भागते हैं। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, विश्वास जाग जाएगा, फिर आजीवन स्वस्थ रहेंगे। और एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास ही तो है ये, और क्या है। तो ये सारी बातों को अगर हम समझ के चलते हैं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे बना, फिर कैसे बना के खाएं, कैसे मिश्रण करके खाएं, फूड कॉम्बिनेशन भी है, वो सब भी बातें हैं। लेकिन इसमें आने के पहले हम थोड़ा सा दूसरे पार्ट को अब लेते हैं कि हमारा फूड सप्लीमेंट क्या क्या है। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है। आज ज्यादातर लोग तो रोगी ही हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वास्थ्य स्तर गिरा है, या क्रोनिक में है या डिस्ट्रक्टिव में है, नॉर्मल कोई बुखार में तो है नहीं, है ना। तो उनकी, जब वो रोगी है तो इससे साफ सिद्ध होता है कि उनका जो हाजमा है वो जरूर कुछ ना कुछ गिरा हुआ है। हाजमा गिरा हुआ है, नींद नहीं बन रही है, शरीर में ताकत नहीं। जो स्वास्थ्य के 10 लक्षण थे वो उनमें बहुत
कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में फिर से स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिए हम क्या करें? क्या हम वही भोजन लेते रहें? नहीं। तो हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत होती है, जो फूड जैसा है, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। वो एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर ले ले तो वो उत्तरोत्तर स्वस्थ रहेगा, और अगर बीमार ले ले तो उसकी तो फिर चांदी है, वो तो उसने काम कम दे दिया तो उसका काम तो बनना ही बनना है। तो सबसे पहला फूड सप्लीमेंट सच में नारियल पानी ही है। पोटेशियम है, कई लोग उसके इतना साधु है, उसके प्रति भी लोगों की धारणा ऐसी है कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। स्वामी जी देखते थे तो बताते थे ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई। कई लोगों को उन्होंने मेरे सामने ही बोला कि इनका बचना मुश्किल है। उसके मुंह पर बोलते थे, भैया तुम्हारी ट्यूबलाइट फ्यूज, क्योंकि किडनी उडनी वाले जो पेशेंट आते थे ब्लड प्रेशर के द्वारा दवाइयां लेते उनकी, और छोटी उम्र के लोग वो होते थे, बिल्कुल साफ उनके सामने वो बोलते थे, अभी भाई ट्यूबलाइट फ्यूज हो चुकी है। तो अभी क्या करें? वो पूछते थे, कहते थे अब दवाई का तो कोई फायदा नहीं है, और यहाँ नेचर क्योर में अगर जितने दिन बचे हैं उनको आसानी से पार करना चाहते हो तो फिर नारियल पानी पे ही बस रहो। क्यों? उससे दर्दें भी कम होंगी और शरीर आराम से, जैसे छूटने का समय आएगा तो ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने विश्वास किया उस संत की भाषा पे, वो उस पर रहे और उनका शरीर भी छूट गया, लेकिन आराम से छूटा, दुख दर्द में नहीं छूटा कि हम एक्सपेरिमेंट करते जाएं। बाहर तो एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, आपके पास प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा है नहीं, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, उससे ऊर्जा घटती जाती घटती जाती घटती जाती, एक दिन वो एकदम ही निकल जाती है। तो इसलिए फूड सप्लीमेंट में सबसे बढ़िया नारियल पानी है, साधु है, किसी भी अवस्था में इसको आप ले सकते हैं, अपना सही ढंग से ले लें। जो स्वस्थ है वो भी, जो नहीं है वो भी, वो फूड का ही काम करेगा। बिल्कुल कहा जाता, स्वामी जी यही बोलते थे, तो माँ के दूध के बराबर इसमें ताकत है, तो वाकई है, तो लोग ले रहे हैं, लेना है और ले। और दूसरा जो फूड सप्लीमेंट है उसके ही इक्विवेलेंट हमारा, ये सबको पता ही है फिर भी, लेकिन हम जब फिर सुनते हैं तो और भी नई हमें जागृति आती है। दूसरा है एश ग्राउंड, वही जो पेठे का रस, उसको भी सही मात्रा में ले लें। ब्लड की जो एल्कलिनिटी है उससे बढ़ती है, और ले ले, है ना। जो गर्भवती माताएं हैं वो नारियल पानी लें, लेकिन ये जो हमारा एश ग्राउंड जूस है उसको थोड़ा कम लें, क्योंकि इसमें अल्कलिनिटी जरा ज्यादा होती है। लेकिन जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर में एसिडिटी ही तो बढ़ी हुई है, तेजाब की मात्रा ही तो बढ़ी है, इम्बैलेंस हुई है, तो उसको वहां से प्राकृतिक सप्लीमेंट लेकर पूर्ण करें। वो 2 बार 3 बार 4 बार, और इसके अंदर कुछ चीजों को मिलाया जा सकता है इन दोनों सप्लीमेंट में। और भी सप्लीमेंट है, जैसे हमारे कड़ी पत्ते का थोड़ा पानी रस निकाल के मिला ले, है थोड़ा सा ही, और मकोई के 15-20 ड्रॉप, मकोई का एक पत्ता आता है आजकल, मकोई का फल जाड़े में वैसे मिलता है, उसके पत्ते भी कहीं से अगर मिल जाए, वो डिस्पेप्सिया जैसी बीमारी, मंदाग्नि जो होती है ना, उसमें वो बहुत ज्यादा सहयोगी बनती है। वो औषधि ही तो बनेगी ना, प्राकृतिक है, तो उसके 15-20 ड्रॉप निकाल कर पत्तों से उसको हम नारियल पानी में या पेठे के रस में मिलाकर लेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे ले लें 1-2 बार, बाकी फूड फिर नहीं ले, तो पूरा सप्लीमेंट हमें कर रहा है, ये समझने की इसमें बातें हैं। फिर उसके बाद केले डंडे का रस है, जितनी भी हमारे किडनी संबंधी बीमारियां हैं, है ना, जो यूरिनरी ट्रैक की जो बीमारियां अगर नहीं भी है तो भी एक स्वस्थ व्यक्ति भी ये समझ के चले, ये औषधि भी है तो ये आहार भी है, इसको एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले तो बढ़िया है। तो केले डंडे का रस थोड़ा सा निकाल कर, वो भी सप्लीमेंट है, क्योंकि जब हम ये सब चीजें लेते हैं ना तो हमें मन में यही रहता ये क्या ले रहे हैं, इससे कोई ताकत बनेगी? अरे ताकत की इस समय जरूरत नहीं है, ताकत को यूज होने की जरूरत है, उस यूज होने में ये मददगार बनते हैं। ये बातें हमें समझनी है। तो केले डंडे का रस थोड़ा ले लें, उसी में मिला के ले लें, कुछ उसमें भी 2 चम्मच 2.5 चम्मच कुछ छटाक भर निकाल के ले लें, बढ़िया है वो भी ना। ऐसे ही कई चीजें, नींबू पानी है, नींबू का रस है, जिनको ज्यादा एसिडिटी है वो तो ना लें, लेकिन जिनको थोड़ी सी तकलीफ है तो वो नींबू गर्मी के दिनों में बढ़िया है, वो भी सप्लीमेंट है, मेन ये समझना है। लेकिन नमक उसमें नहीं मिलाना है बिल्कुल भी, नमक को मिलाने से नींबू के गुण दब जाएंगे। नींबू पानी ले लें। और भी इसी तरीके के कई, हाँ पत्तों का रस है, हमारे हरे पत्तों का रस है, साग है, चौलाई का रस है, 2-2 पत्ते डालकर उनका रस निकाल कर पतला पानीदार बनाकर ले लें, पूरा सप्लीमेंट्री, पूरा सप्लीमेंट फूड है, ये हमें खास इसमें समझने की बात है। तो अगर हम ये सब चीज लेते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। आगे आने वाले चैप्टर में हम फूड का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हम धरती तत्व में ही चल रहे हैं, उन्हीं के नियमों का और उन्हीं पे प्रैक्टिकल जो भी बातें समझ में आ रही हैं, खाने के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करें,
हमारे चीनी है और अंडे, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का क्यों निषेध है, क्यों नहीं लेना है, इसकी क्या गहराई है, ये नेक्स्ट सेशन में इन सब चीज़ों को कवर अप करेंगे ताकि हमारा धरती तत्व तो लगभग पूरा हो। फिर कुछ चीज़ें कैसे हमको बनानी है, कुछ मिष्ठान है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक आम तौर से हम सीख सकते हैं। तो जितना हो सकेगा हम आप लोगों को जो हमने किया है वो ज़रूर आपके पास शेयर करेंगे, और इसके अलावा जो हम लिखते रहते हैं उसको जानकर आगे बढ़ें और अपने आप को संभालते जाएं, संवारते जाएं, निराश ना हो। इसमें मन का रोल बहुत ही जोरदार है। अपने मन में विश्वास जगाते हुए, दृढ़ता जगाते हुए अगर हम इन पर चलेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ रिपेयरमेंट, रिपेयरिंग और सेल्फ रिप्रोडक्टिव सब कुछ सेल्फ है। इस बात में हमें सिर्फ मात्र सहयोग देना है। बाहर की दुनिया में ज़्यादा ना भटकें, अपनी एनर्जी जहाँ बचा सकते हैं तहाँ बचाएं, क्योंकि इसको कहीं से भी आप खरीद नहीं सकते हैं। तो इन सारे फूड्स का आधार लेकर हम अपने भोजन शैली को, एक दिन की दिनचर्या को तय करें। जो स्वस्थ हैं वो उत्तरोत्तर अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं। सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, पट्टी कितनी बार लगानी है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, ये सारे फॉर्मूले हैं, नियम हैं। अगर इन पर चलेंगे तो हम अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पाएंगे। रोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। डिजीज इज नथिंग बट टिश्यूज अनक्लीननेस, वो कुछ भी नहीं है। बार बार डिजीज का चिंतन करते रहेंगे, यहाँ छाले आ रहे हैं, यहाँ ये तकलीफ आ रही है, तो वो बढ़ता जाएगा, हम उसको प्रमोट करेंगे। हम वही बात सोचें जिससे कि हमारा समाधान हो। तो हमने 12 बजे तक आज इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर दिया है, और यही मोटी मोटी बातें ही हमने लिखित रूप में भी रखी हैं। मुझे आज नहीं लगता है कि उसको इतना पढ़ के सुनाने की ज़रूरत है। हम समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा माइंड मैनेजमेंट में आता है, तो आधे घंटे में ही प्रिसाइज लेक्चर, इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे हम आपसे नए सेशन में फिर मिलेंगे। जी शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन में जैसे कि हम लोग, आपने बताया कि भूख सबको पता है, मगर भूख क्या है और उसको कैसे जानना है उसके बारे में हमें डकार से पता चल रहा है। तो ये एक रहस्य हम लोगों ने जाना, और यही रहस्य आगे चल के हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाएगा। तो इसी के साथ आप जैसा हम लोग सब जानते हैं कि ये सेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक पार्ट अभी स्टॉप किया जा रहा है और दूसरा पार्ट अभी Q&A 1 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, तो हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं।